और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव बिहार के सोनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने हरिहरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं इस मौके पर लालू यादव के साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी मौजूद रहीं। दोनों ने वहां रुद्राभिषेक के छोटे अनुष्ठान में भी हिस्सा लिया। राबड़ी देवी के साथ लालू प्रसाद ने करीब 1 घंटे तक मंदिर के गर्भगृह में आराधना की। बताया जाता है कि लालू परिवार का पहले से ही हरिहरनाथ मंदिर में विशेष लगाव रहा है। ऐसे में लालू को जब भी मौका मिलता है तो वो हरिहरनाथ मंदिर जाकर भगवान भोले और भगवान विष्णु का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। लालू प्रसाद पहली बार सोनपुर से ही विधायक बने थे। गणेश उत्सव के लिए अभी से ही देश भर में तैयारियां शुरू हो गई। मुंबई में भी इसका रंग दिखने लगा है। वहां लगने वाले पंडालों में गणपति बप्पा का कुछ इस तरह से स्वागत हुआ। इस मौके पर वहां जमकर श्रद्धालु उमड़े। उन्होंने पलके बिछाकर गणेश जी का स्वागत किया। गणेश चतुर्थी 19 सितंबर को है। वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने 68 साल की उम्र में तीसरी बार शादी कर ली। इस बार उन्होंने लंदन में ट्रिना नाम की महिला से शादी की। इस समारोह में नीता अंबानी और ललित मोदी समेत कई हस्तियां शामिल हुईं। इससे पहले हरीश साल्वे ने साल 2020 में कैरोलिन ब्रोसार्ड से दूसरी शादी की थी। हरीश साल्वे पूर्व सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं। यूपी के राज्य मंत्री सतीश शर्मा का मंदिर में शिवलिंग के पास एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस पर विरोधी दलों के नेताओं और कुछ संतों ने सवाल खड़े किए। बताया जा रहा है कि ये वीडियो करीब 9 दिन पुराना है। दावा है कि इसमें सतीश शर्मा शिवलिंग के पास हाथ धो रहे हैं। हालांकि खुद सतीश शर्मा ने सफाई दी और कहा कि इस मुद्दे को बेवजह तूल दिया जा रहा है। उनके मुताबिक जल, शहद, दूध और दूसरी चीजों से अभिषेक करने के बाद हाथों को बाहर नहीं ले जाते हैं और शिवलिंग के पास जगह पर हाथ में लगी सामग्री को हाथों से रख देते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की जिलाधिकारी दिव्या मित्तल को ट्रांसफर के बाद शानदार विदाई दी गई। इस विदाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस दौरान लोगों ने फूलों की बारिश कर विदाई की। पक्के घाट पर आयोजित विदाई कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद थे। जब दिव्या मित्तल वहां पहुंची तो इन लोगों ने गुलाब के फूलों से बारिश कर उनका स्वागत किया। अपने काम करने के तरीके और लोगों से जुड़ने के कारण डीएम दिव्या मित्तल जनपद में लोकप्रिय हो गई थी। विदाई के बाद डीएम ने कहा कि मिर्जापुर का कार्यकाल उनके लिए बेहद यादगार रहा और वो यहाँ के लोगों से मिलने वाले प्यार को कभी नहीं भूल पाएंगी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माता से प्रार्थना करूंगी कि हमेशा आप लोग बहुत आगे जाए, जनपद बहुत आगे जाए, आप लोग हमेशा सुखी रहें, हमेशा आपको न्याय मिले। बस यही मेरी आपसे सामने। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर एक नए तरह के साइबर फ्रॉड से जुड़ी है। फर्जी बिजली बिल का मैसेज और उसके साथ पेमेंट लिंक भेजकर स्कैमर्स ने कई लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी की है। लेकिन अब इसी तर्ज पर फर्जी ई चालान के जरिए लोगों को चूना लगाया जा रहा है। जो मैसेज फोन पर आता है वो परिवहन विभाग की वेबसाइट से मिलता जुलता होता है। कई लोग इस झांसे में आ जाते हैं और पेमेंट लिंक को क्लिक कर देते हैं और स्कैम का शिकार हो जाते हैं। ये ठगी आपके साथ ना हो, इसलिए सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है।
हाईवे पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी, लेकिन जोश में या लापरवाही में ट्रैफिक के नियमों को अगर तोड़ा तो फोटो खिंच जाएगी और चालान कट जाएगा। कभी ओवर स्पीड के मामले में पकड़े गए या ज़ेब्रा क्रॉसिंग पार करने के चक्कर में, तो कभी सीट बेल्ट नहीं पहनने पर चालान कटा या गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फोन पर बात करने से। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस की ओर से चालान की जानकारी दी जाती है और परिवहन विभाग की साइट्स पर जाकर आपको रकम जमा करनी होती है। लेकिन साइबर फ्रॉड के इस दौर में फर्जी ई चालान का मैसेज भेजकर लोगों को चूना लगाया जा रहा है। आप या आपकी जान पहचान में कोई इस स्कैम का शिकार न हो, इसलिए हॉर्न बजाना जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ई चालान स्कैम क्या है और इसे कैसे अंजाम दिया जा रहा है। इस ठगी में सबसे पहले फोन पर एक ई चालान का मैसेज भेजा जाता है। मैसेज परिवहन विभाग की ओरिजिनल वेबसाइट की तरह ही दिखता है। मैसेज में पेमेंट का एक लिंक होता है। जैसे ही कोई इस लिंक पर क्लिक करता है, फ्रॉड करने वाले उसके डेबिट और क्रेडिट कार्ड समेत कई सीक्रेट जानकारी स्कैन कर लेते हैं और इस तरह खाते से रकम उड़ा लेते हैं। पिछले दिनों ऐसे कई मामले पंचकुला में सामने आए हैं, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस सतर्क हो गई है। तो 3-4 शिकायतें आने बाद लोगों को हमने जागरूक करना शुरू कर दिया है कि ये एक तरह का साइबर फ्रॉड है, इस पर ना चलें, क्योंकि जो भी लिंक आता है वो चालान के नीचे हमारा प्रिंट होता है और हमारा एक मैसेज आएगा बगैर, क्योंकि अभी तक पंचकुला पुलिस ने मैसेज डालना शुरू नहीं किया है, सिर्फ प्रिंट चालान भेजती है। प्रिंट चालान के ऊपर जो लिंक बना होगा उसके ऊपर आप चालान भर सकते हैं। ये काफी कुछ स्कैम चला है। इस तरह के हमने लोगों को अवगत भी करा कि पहले जैसे बिजली का बिल भरने बारे, स्कूल की स्कॉलरशिप बारे, कॉलेज की स्कॉलरशिप बारे, इस तरह के आते थे। सेम वही ये साइबर फ्रॉड है। ई चालान का फर्जी मैसेज भेजकर लोगों को चूना लगाने के कई केस सामने आने के बाद पुलिस और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन ने अलर्ट जारी किया है। ट्विटर पर पोस्ट के जरिए बताया गया है कि फर्जी ई चालान घोटाले के झांसे में ना आएं। आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी। इस ठगी से बचने के लिए जरूरी है कि आप कुछ बातों का खास ख्याल रखें। फर्जी टैक्स मैसेज में जो लिंक दिया जाता है वो परिवहन विभाग की तरह दिखता है, लेकिन होता नहीं। ध्यान रखें कि परिवहन विभाग की वेबसाइट का लिंक echallan.parivahan.gov.in है, जबकि स्कैमर की तरफ से भेजे गए लिंक में gov.in नहीं होता। मैसेज अगर सही है तो उसमें गाड़ी की डिटेल जैसे इंजन नंबर मौजूद होगा, लेकिन अगर फर्जी है तो उस पर कोई डिटेल नहीं होगी। सबसे अहम बात ये है कि परिवहन विभाग आपको मैसेज में लिंक देकर पेमेंट के लिए नहीं कहता। इसके लिए परिवहन विभाग की साइट्स पर जाना होता है। वेबसाइट्स पर जाकर आप पता लगा सकते हैं कि फाइन लगा है या नहीं, और लगा है तो किस वजह से लगा है। यानी मैसेज देखते ही परेशान नहीं होना है, बल्कि ई चालान की जांच करनी है। कहने की जरूरत नहीं कि जो लोग सावधान हैं वो फ्रॉड से बच जाते हैं। मेरे को भी 1-2 बार मैसेज आए हैं, पर मुझे तो नॉलेज थी, मैंने इस करके वो डिलीट कर देता हूँ मैं साथ ही साथ ही। मैसेज आते रहते हैं कि भी आपकी बिजली कट जाएगी, इतना बिल जल्दी जमा करवाओ। और चलान के भी 1-2 बार मैसेज आए हैं, पर वो हम तो खोल के देख लेते हैं कि भी अपना चलान हुआ कि नहीं हुआ नेट पे, तो उससे क्लियर हो जाता है। इस करके हम कभी मतलब डिफॉल्ट नहीं हुए इसमें। काफी बार आए हैं और ऐसा हुआ, पर मैं उसको इग्नोर करता हूँ, क्योंकि कभी भी ऐसी सरकार ऐसे मैसेज करके नहीं बताती। और अगर आप करते हुए तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करो, पे भी, तो पहले उसको देखो तभी वेरीफाई करो। या फिर आप ऑनलाइन इतनी साइट्स हैं उस पर चेक कर सकते हो, अपने गाड़ी नंबर डाल के उसमें भी आपको चलान आ जाएगा कि आपका चलान हो रखा है या नहीं हो रखा। और बिजली का बिल भी सर ऐसे ही है। बिजली के बिल वाले आपको कभी मैसेज नहीं करेंगे कि आपकी बिजली काट देंगे, कि वो आएंगे तो फिर घर पे ही काट के जाएंगे ना, ऐसे आपका मैसेज वो नहीं करेंगे आपको। पंचकुला के राजेश राणा को कई ई चालान के फर्जी मैसेज आए, लेकिन वो इस झांसे में नहीं आए। हाँ, लेकिन जब चालान की प्रिंटेड कॉपी फोन पर मिली तो उन्होंने उसकी पुष्टि की और कोर्ट में चालान जमा करवाने पहुंच गए। असली है, फोटो भी आई थी। अच्छा, फोटो आई थी पहले।
जेब्रा क्रॉसिंग का चलाना है। तो वहाँ पे भरा नहीं, फिर कर कोर्ट जाओ। फर्जी ई चालान के जरिए लोगों को चूना लगा रहे स्कैमर्स पर पुलिस की नजर है, लेकिन इस ठगी से बचने के लिए आपका सावधान रहना जरूरी है। दूसरों को आगाह करने के लिए हॉर्न बजाना जरूरी है। मंजीत सहगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अहम मुलाकात। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 9 साल के कार्यकाल में अब तक एक बार भी कोई छुट्टी नहीं ली। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक आरटीआई के हवाले से ये जानकारी दी। इसमें पूछा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी अब तक कितने दिन छुट्टी पर रहे। इसके जवाब में पीएमओ की ओर से कहा गया कि पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने कोई छुट्टी नहीं ली। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने G20 समिट के दौरान मेट्रो स्टेशन खुलने से जुड़ा अपना एक फैसला वापस ले लिया। उसने साफ किया कि राजधानी में एक स्टेशन को छोड़कर सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान 9 और 10 सितंबर को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद रहेगा। इसी स्टेशन के पास प्रगति मैदान में ये समिट होगा। इससे पहले ट्रैफिक पुलिस ने 39 स्टेशनों को बंद रखने का सर्कुलर जारी किया था। मंगलवार को देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। इससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन शिक्षकों से मुलाकात की जिन्हें टीचर्स डे पर सम्मानित किया जाएगा। इस बार देश के अलग अलग हिस्सों से 75 शिक्षकों को पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए चुना गया है। इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार को सम्मानित करेंगी। सूत्रों के मुताबिक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार को दिल्ली जाएंगे। इस दौरान वो प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ अपनी मुलाकात में प्रधानमंत्री को अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन के लिए औपचारिक तौर पर न्योता देंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा के दर्शन किए। साथ ही महारुद्राभिषेक भी करवाया। कहा जा रहा है कि ये महारुद्राभिषेक उन्होंने प्रदेश में अच्छी बारिश के लिए करवाया। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी शिरडी पहुंची, जहां उन्होंने साईं बाबा के दर्शन किए। इस दौरान उनके पति राज कुंद्रा भी साथ में मौजूद रहे। वहीं शिल्पा के हाथ में फिल्म सुखी का पोस्टर दिखा। शिल्पा ने कहा कि वो साईं बाबा की बड़ी भक्त हैं। ऐसे में वो अपनी इस फिल्म के लिए साईं बाबा का भी आशीर्वाद लेने पहुंची थी। शिल्पा की ये फिल्म इसी महीने 22 सितंबर को रिलीज होगी। यूपी के हरदोई में एक कार स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें दिख रहा है कि कुछ युवा ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखकर चलती कार में स्टंट करते हुए रील बना रहे हैं। हालांकि अब ये वीडियो वायरल होते ही पुलिस इनकी तलाश में जुट गई। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। इंडिया वालों को मोर्चा अभी ठीक से बना भी नहीं है कि एक धर्म संकट खड़ा हो गया है। जी हां, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे ने सनातन धर्म पर सवाल उठाते हुए उसे खत्म करने का बयान दिया तो घमासान शुरू हो गया। डीएमके कांग्रेस की पुरानी सहयोगी पार्टी है और इंडिया गठबंधन में शामिल है, इसलिए बीजेपी उदयनिधि के बयान को लेकर कांग्रेस और गठबंधन पर हमलावर है। अब आसार है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए सनातन बड़ा मुद्दा हो सकता है। सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। He has exposed himself,
But question is whether Congress party will be still in alliance with DMK. This is a test for Rahul Gandhi. He has to take a decision that whether he respects Sanatan Dharma or not. उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की। ये बहुत पीड़ादायक है, बहुत शर्मनाक है। अगर स्टालिन के बेटे अपनी बात पर कायम है कि मैं हिंदू को मिटा के दम लूंगा, भगवा को मिटा के दम लूंगा, इसका जवाब राहुल गांधी, नीतीश कुमार और लालू यादव को देना पड़ेगा। वैसे तो उत्तर और दक्षिण का सियासी मिजाज जुदा है, लेकिन संभवतः पहली बार तमिलनाडु में दिए गए तमिल नेता के एक बयान से दिल्ली की सियासत पर असर दिख रहा है। मुद्दा भी छोटा मोटा नहीं बल्कि सनातन है। ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம்। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के मंत्री बेटे उदयनिधि ने सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से करते हुए इसे खत्म करने की वकालत कर दी। कहा कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है, उसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। अब स्टालिन की पार्टी नई नवेली इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो दिल्ली में इस बयान की गूंज तो सुनाई देनी ही थी। जवाब कांग्रेस से मांगा जाने लगा। एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। वो उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को समाप्त करने का उद्घोष करता है और कहता है कि हम सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे, एबॉलिश कर देंगे, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है। यह है परिवारवादी घमंडिया गठबंधन का घमंड। उदयनिधि के बयान की टाइमिंग देखिए। 31 अगस्त को मुंबई की बैठक में राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर स्टालिन विपक्षी एकता का मंच मजबूत करने में जुटे थे। 2 दिन बाद ही उनके बेटे ने सनातन पर सवाल उठाकर पूरे गठबंधन को बैकफुट पर ला दिया। हालात ये है कि बीजेपी की ओर से ताबड़तोड़ सवाल किए जा रहे हैं और कांग्रेस से जवाब देते नहीं बन रहा। स्टालिन ने कहा कि कोरोना की तरह सनातन धर्म को भी खत्म कर देना चाहिए। वो उनकी व्यक्तिगत राय होगी, हम उससे सहमत नहीं हैं। जहाँ तक उदयनिधि मारन का सवाल है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भारत के अंदर हमको सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, किसी के धर्म के बारे में टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। देखा जाए तो करुणानिधि के पोते उदयनिधि ने तमिलनाडु की द्रविड़ राजनीति के हिसाब से ही ब्राह्मण या सनातन व्यवस्था का विरोध किया। जाहिर है उनको उम्मीद है कि सनातन के विरोध से चुनाव में डीएमके का भला हो सकता है, लेकिन पूरे देश में बीजेपी की हिंदुत्ववादी राजनीति के आगे बेबस हो चुके विपक्ष के लिए उनका बयान गहरी चोट साबित हो सकता है, क्योंकि उनके बयान से संत समाज भी भड़का हुआ है। अगर दूसरे धर्म के विषय में इस तरह का वो बयान दिए होते तो अभी तक उनके चिथड़े उड़ जाते। और जब तक या तो वो क्षमा मांगे, और क्षमा नहीं मांगेंगे तो जब तक उनका मैं गर्दन नहीं काट लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। रावण के खानदान के लोग हैं। अगर ऐसा भारत में रहने वाले किसी भारतीय ने कहा, ये भारत में रहने वाले समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। ये राम का देश है, राम के देश में सनातन जब तक इस भूमि पर जल रहेगा, सूर्य रहेगा, तब तक सनातन रहेगा।
घमासान के बावजूद उदयनिधि अपने बयान पर अड़े हैं, क्योंकि ये डीएमके की राजनीति को सूट करता है। Are you in favor of Sanatan Dharma? I cannot. Why should I reply to you now? I'm requesting you because I am also requesting you. I am also requesting you. What is your take on Sanatan Dharma? it seems like politicians are taking. What is your take? Why? I can't say. Why can't you say? You have to say. You have to ask questions. Please ask. That's what I asked. I've already made my thoughts on it. I will never back out in it. I will always stand. I will ask questions. Thank you. तमिलनाडु के बाहर कांग्रेस और इंडिया मोर्चे में शामिल दूसरी पार्टियां इस रुख से असहज हैं। डर है कि हिंदू विरोधी ठप्पा लगा तो चुनाव में भारी नुकसान हो सकता है। सूरत हाल ये है कि इंडिया गठबंधन अभी पूरी तरह बना नहीं है और चौथी बैठक से पहले ही विपक्ष धर्म संकट से घिर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में हफ्ते के पहले दिन बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 241 अंक चढ़कर 65,628 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में 93 अंकों की तेजी रही। ये 19,529 पर बंद हुआ। इस दौरान ज्यादातर बैंकिंग और मेटल समेत कई सेक्टरों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। दिल्ली सराफा बाजार में सोने के दाम में तेजी रही। सोने का भाव 100 रुपए चढ़ गया, यानी अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 60,450 रुपए हो गई। हालांकि चांदी की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। वहीं चांदी 77,000 प्रति किलो पर स्थिर रही। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। इसी कड़ी में आपको राजधानी दिल्ली की भव्य तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें नए भारत के साथ साथ सनातन संस्कृति की भी झलक दिख रही है। यानी कि दिल्ली सज धज कर तैयार है और अब इंतजार है तो सिर्फ विदेशी मेहमानों का। राजधानी दिल्ली सज रही है, संवर रही है। विदेशी मेहमानों की अगवानी के लिए दिल्ली बेसब्री से इंतजार कर रही है। G20 सम्मेलन को लेकर दिल्ली में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। एयरपोर्ट से लेकर प्रगति मैदान तक रास्ते में पड़ने वाले हर इलाके को सजाया और संवारा जा रहा है। कहीं सड़कों पर गमले लगाए जा रहे हैं तो कहीं सड़कों के किनारे फाउंटेन्स लगाए गए हैं, जिसकी सुंदरता देखते ही बन रही है। इसी के साथ विदेशी मेहमानों के भव्य स्वागत के लिए दीवारों पर सुंदर कलाकृतियां भी उकेरी गई हैं। या यूं कहें कि राजधानी की हर उस सड़क का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है जिन रास्तों से विदेशी मेहमान होकर गुजरेंगे। भारत मंडपम के पास दीवारों पर अद्भुत कलाकृतियां बनाई गई हैं। अर्जुन के सारथी बने भगवान श्री कृष्ण की इस तस्वीर में सनातन संस्कृति की झलक नजर आ रही है, जो हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत को समझने के लिए काफी है। इसके साथ ही दीवारों पर महाभारत के श्लोक भी लिखे गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भारत मंडपम से कुछ दूरी पर, और यहाँ जो ऊपर से ट्रेन जाती है ठीक उसके नीचे वॉल पेंटिंग की गई है और यहाँ महाभारत की एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई है। ये पूरे वॉल पे पैरानॉमिक पेंटिंग करके दिखाया गया है कि महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन के किस तरह से सारथी बने थे। साथ ही महाभारत का एक श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य भी यहाँ पर लिखा गया है, और इसके बगल जब आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं, वो सो रहे हैं। उनकी एक जो पेंटिंग है वो इस दीवार पर बनाई गई है। जगह जगह पेड़ और पौधे लगाए गए हैं, लाइटिंग की जा रही है। खूबसूरती का कोई भी पैमाना नहीं बच रहा है। वहीं दीवारों पर भी पेंटिंग करने का काम जारी है। भारतीय संस्कृति से ही जुड़ी ये दूसरी तस्वीर देखिए। भगवान राम और उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान की पवित्र आकृति दीवारों पर उकेरी गई है।
इस तस्वीर में भगवान राम की सेना समुद्र पर राम सेतु बना रही है। पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से रामायण को दीवारों पर उकेरा गया है। इस तस्वीर में आपको नजर आएगा कि राम, लक्ष्मण, हनुमान यहाँ नजर आ रहे हैं। साथ ही वो राम सेतु बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि राम सेतु का इतिहास जितना पुराना है वो आज भी मौजूद है। जहाँ लोग पहुँचते हैं, घूमते हैं, रामेश्वरम जाकर आज भी राम सेतु। कुछ ऐसा ही नजारा दिल्ली एयरपोर्ट का भी है, जहां विदेशी मेहमानों की अगवानी के लिए एयरपोर्ट के बाहर G20 का भव्य लोगो लगाया गया है, जिसमें दुनिया एक परिवार है का संदेश दिया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट की जो अथॉरिटी है उन्होंने भी खास तैयारी G20 समिट के लिए इस समय की हुई है। जो दिल्ली एयरपोर्ट का पूरा इलाका है उसे खास फूलों से सजाया गया है। G20 के लोगो लगाए गए हैं, ऐसे होर्डिंग लगाए गए हैं जिसमें भारत दिखता है और G20 शिखर सम्मेलन का लोगो लगा हुआ है। G20 समिट में विदेशी मेहमानों के लिए अद्भुत भारत की ये झलक बेहद खास होने वाली है। इस सम्मेलन के दौरान पूरी दुनिया हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति से भी रूबरू होगी। दिल्ली से अनामिका गौर और नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा गणेश चतुर्थी के मौके पर बनने वाली मूर्तियों से जुड़ा है। हर साल गणेश चतुर्थी पर बड़ी संख्या में गणेश जी की मूर्तियां बनाई जाती है। इनमें बड़ी तादाद में पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों की भी होती है, लेकिन इन मूर्तियों के विसर्जन से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है। ऐसे में अब मुंबई में पीओपी के इस्तेमाल को पूरी तरह से रोकने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। मुंबई समेत महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारियां 6 महीने पहले से शुरू हो जाती हैं। ऐसे में सबसे पहली तैयारियां कलाकारों द्वारा की जाती हैं, मूर्तिकारों का द्वारा की जाती हैं, जो कि मूर्तियां बनाने का काम करते हैं। मगर गणेश उत्सव के आखिरी दिन पर्यावरण को काफी नुकसान होता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसा नुकसान। सबसे ज्यादा मूर्ति मुंबई समेत महाराष्ट्र में पीओपी की बनती है, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस की। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां जो हैं वो पानी में गलती नहीं है और इसकी वजह से पर्यावरण, नदी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। जो पीओपी का वो दुरुपयोग होता है मूर्ति का, उनके लिए हम लोग को मिट्टी दी है, शाडू माती का मिट्टी बोलते हैं उनको। वो लोग ने हम लोग को वापरने के लिए खुद फ्री में दिया है। बोला है कुछ पैसा बीसा कुछ नहीं है, तुम मुफ्त में वापरो। ये उनका ऊपर चालू है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी उनके ऊपर आगे कितना चलेगा, क्या चलेगा वो बोल नहीं सकते। कितना क्वांटिटी में दे रहे हैं? क्वांटिटी ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने बोला जितना मांगता अपने को लेके ले। अभी अपना हम लोग के पास से बीएमसी ने लेटर लिख के लिया है कि हम लोग कोई भी पीओपी या कौन सी अनलीगल जो मूर्ति है वो बनाएंगे नहीं और उनके ऊपर हम लोग प्रिकॉशन ले लेंगे। शाडू अपना पीओपी का मूर्ति बनाएंगे नहीं, कम्प्लीटली शाडू मिट्टी का यूज़ करेंगे। और उसकी तरफ से हम लोग के पास से उन्होंने ये हुकुमनामा जो लिया है उन्होंने लिख के लिया है। Honorable Court, NGT, then MPCB board, CPCB board, उनके गाइडलाइंस है कि पीओपी से गणेश मूर्ति बनाने का नहीं करते, क्योंकि वो पर्यावरण पूरक नहीं है और पोल्यूशन होता है करके। इसकी वजह से यह साल में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एनवायरमेंटल मिनिस्टर और हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर, इन्होंने एक ऐसा निर्णय ले लिया कि मूर्तिकार जो हैं, जो नए हैं, पुराने हैं और जो पर्यावरण पूरक मूर्ति बनाने वाले हैं, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको थोड़ा हेल्प करने के लिए जो शाडू मिट्टी है उनको अवेलेबल करके देने का ये निर्णय उन्होंने लिया। इसलिए ये साल से हम लोग अंदाजे एक 2400 मीट्रिक टन का एस्टिमेट निकाला पूरा मुंबई में इतना लगता है करके, और उस हिसाब से हमने टेंडर भी निकाला है। अभी तक का करीबन 700 मीट्रिक टन का डिमांड आ गया है, उसमें से 300 मीट्रिक टन हमने दिया भी है।
सबसे बड़ा फायदा जो है वो मूर्ति कलाकारों का भी है, क्योंकि मिट्टी बेहद महंगी आती है, जिसकी वजह से लागत बढ़ जाती है और कस्टमर्स को जो है महंगी मूर्तियां खरीदनी पड़ती हैं। वहीं मिट्टी की मूर्तियां जब विसर्जित होंगी तो वो पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचाएंगी, क्योंकि वो जल्दी ही पिघल जाती हैं। ऐसे में जो मूर्ति कलाकार हैं, जो ग्राहक हैं और पर्यावरण प्रेमी हैं, वो बीएमसी की इस मुहिम का स्वागत कर रहे हैं और इस साल जो है वो पर्यावरण को बचाने में बीएमसी की तरफ से एक अहम कदम भी उठाया गया है। कैमरामैन प्रतीक के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। मुंबई की तरह बेंगलुरु में भी इस साल गणेश चतुर्थी के मौके पर पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों को लेकर कड़ा कदम उठाया गया है। बीबीएमपी यानी कि बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका ने गणेश चतुर्थी पर पीओपी की बनी मूर्तियों पर सख्त पाबंदी लगा दी है। इसके तहत बेंगलुरु में ना तो पीओपी की मूर्तियां बना सकते हैं और ना ही इसे बेच सकते हैं। इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर बीबीएमपी ने भारी जुर्माना लगाने का फैसला किया है। इसके साथ ही बीबीएमपी ने गणेश चतुर्थी के दौरान पूरे शहर में फ्लैक्स और बैनर लगाने पर भी कड़ा बैन लगाया है। बेंगलुरु शहर में पहले ही अवैध फ्लैक्स, बैनर और होर्डिंग लगाने पर पाबंदी लगी हुई है। बीबीएमपी ने गणेश चतुर्थी के मौके पर मूर्ति विसर्जन की व्यवस्था करने के लिए सभी विभागों को निर्देश दिए हैं। इसके तहत घरों में लाई जाने वाली गणपति की छोटी मूर्तियों के विसर्जन के लिए मोबाइल टैंक की व्यवस्था की जाएगी, जबकि गणपति की बड़ी मूर्तियों के विसर्जन के लिए शहर की कई झीलों पर व्यवस्था की जाएगी। बीबीएमपी के निर्देश के मुताबिक सार्वजनिक जगहों पर आतिशबाजी पर भी सख्त पाबंदी लगाई गई है। और इस खबर पर हमने मुंबई के लोगों से उनकी राय जानी, सुनिए क्या कहना है उनका। बीएमसी की तरफ से आग्रह किया गया है, कोर्ट पहले ही बैन कर चुके हैं, पॉल्यूशन बोर्ड पहले ही पीओपी को बैन कर चुका है। आम व्यक्ति हैं, बहुत सालों से जो है वो गणपति बापा की मूर्तियां यहाँ लाते हैं, उनका आगमन करते हैं, सारी चीजें होती हैं। सर, पीओपी बैन करना क्यों बेहद जरूरी है और क्या दिक्कत आती है अगर हम पीओपी को बैन करते हैं? पीओपी बैन मतलब कैसे है ना कि मुंबई का जो गणेशोत्सव है, ये जो पूरे वर्ल्ड में आज इसका नाम चल रहा है, जो बड़ी मूर्तियां जो आ रही है मुंबई में, इसके लिए। और जो बड़ी मूर्तियां बनती है वो हम मंडल में यहाँ पे जगह पे नहीं बना सकते, तो वो हमें परेल से, दादर से, वहां से लाना पड़ रहा है। कुछ मंडल तो परेल से मालाड जोगेश्वर तक गए। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो बात पे विराजमान है 25 फीट मूर्ति हाई पे है, ये हम कल ही परेल से यहाँ पे लेके आए हैं। तो जो वहां से जो उनका लाने का प्रोसेस है, बाद में 1 महीना रखना है, तो वो मिट्टी की मूर्तियां है, वो इतने दिन नहीं रह पाएंगी। तो उससे अच्छा है कि गवर्नमेंट कुछ सोल्यूशन निकाले कि जो इनके दोनों के बीच का हो और जो रीजनेबल मंडल को भी हो। तो हमें भी पर्यावरण चाहिए, मगर जो मुंबई की गणेशोत्सव है, जिसका नाम चल रहा है, वो आज वो टॉलेस्ट आइडल, तो ये हम परंपरा है जो पिछले 40-50 सालों से यहाँ पे चल रही है। मुंबई का गणेशोत्सव बहुत बड़ा गणेशोत्सव है। यहाँ पे जब बड़ी बड़ी मूर्ति बनती है, वो मिट्टी की मूर्ति नहीं बन सकती है। ये जो बनेगी वो पीओपी की बनेगी। मेरे को एक आपसे कहना है, ये गणेशोत्सव आता है तभी क्यों आता है ये पीओपी और पर्यावरण का बात, इसके पहले क्यों कोई बात नहीं करता है? नोकिया लॉन्च करेगी नया 5G स्मार्टफोन। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। नोकिया अपने ग्राहकों को एक और तोहफा देगी। वो एक नया 5G स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। ये स्मार्टफोन बुधवार को पेश किया जाएगा। कहा जा रहा है कि ये फोन नोकिया G42 5G हो सकता है। इसमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होगा। खबर है कि अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट जल्द ही विंडोज 12 अपडेट लाने की तैयारी में है। इसमें यूजर्स वर्डपैड नहीं होगा। हालांकि पुराने विंडोज यूजर इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। सिर्फ विंडोज के नए अपडेट में ये सॉफ्टवेयर नहीं मिलेंगे, लेकिन नए अपडेट में कई खास फीचर्स मिल सकते हैं, जिनमें AI टूल्स भी शामिल होंगे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।